नमस्कार, स्वागत है आपका। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मैं संजीव शर्मा हूं और समय हो गया है पूछता है पहाड़ कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में हम लगातार कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो पहाड़ से रिलेटेड है और जानने की कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब क्या हैं, हल क्या हैं। आज हम पूछता है पहाड़ में अपने लोकसभा के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। एक रिपोर्ट आई है अभी पे और वो सरकारी ही रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। वो बताती है कि हमारे सांसद जो हैं वो भले ही मंचों पर कितने मर्जी दमगजे भरते हों, लेकिन वो अपनी सांसद निधि खर्चने के मामले में थोड़े कंजूस हैं, थोड़े फिसड्डी हैं। क्यों ऐसा है, क्यों नहीं, इसी पे चर्चा करेंगे। 5 करोड़ रुपए एक साल में मिलते हैं सांसद को सांसद निधि के तौर पर, और उस लिहाज से किसी सांसद को अभी 15 मिल चुके हैं, किसी को 11, किसी को 14 मिल चुके हैं। लेकिन उसने कितने खर्चे, कितने नहीं, सारा लेखा जोखा लेकर चलेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से संदीप सांख्यान जुड़े हैं। नमस्ते आपको जी। प्यार सिंह जी जुड़े बीजेपी से, और डॉक्टर निखिल गुप्ता जुड़े हैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की ओर से। पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा सांख्यान जी, किस तरह से इस रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं, ये जो अभी आया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का, जो बताता है कि सांसद जो हैं थोड़े सुस्त हैं इस मामले में। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, और मेरे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और आपके दर्शकों को भी नमस्कार है मेरा। मैं ये समझता हूं कि जो ये रिपोर्ट आई है ये कोई बाहर की रिपोर्ट तो है नहीं। ये रिपोर्ट जो है वो सरकार की और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट के अंदर ये साफ है कि विधायक जो अपने सांसद हैं, सांसदों की जो कार्यक्रम है, उनकी जो सांसद निधि एमपी लैट का पैसा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लेट लतीफी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारा जो पैसा है वो खर्च नहीं सांसद कर पा रहे हैं, जबकि ये पॉलिटिकल मंचों पे जब आते हैं, जब अपनी कार्यशैली लोगों के बीच में जाते हैं, नुक्कड़ सभाओं में जाते हैं, जनसभाओं में जाते हैं, या जिला स्तर के अंदर जो उपायुक्त कार्यालय में अपनी बैठकें करते हैं, तो उनके अंदर तो ये बड़े बड़े आंकड़े सामने रखते हैं। लेकिन धरातल में जो है वो वास्तविकता कुछ और है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सांसदों का जो पैसा खर्चने का जो रेट है वो बहुत कम है। जो राष्ट्रीय स्तर का है वो आज 32.9% है। मैं एक चीज इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली जोड़ना चाहूंगा। 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक चीज कही थी कि जो सांसद या जो उनके मंत्री हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो है उनका आकलन किया जाएगा और उसके हिसाब से उनके साथ जो है व्यवहार किया जाएगा, और उस व्यवहार के अनुकूल ही उनको पावर, उनको शक्तियां और उनका जो कार्य का आकलन है वो करके उनको दोबारा से उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। लेकिन 2014 से लेके उसके बाद 2019 में चुनाव होता है, 2024 में चुनाव होता है लोकसभा का, तो उसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है या उनका आकलन उनके काम का कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है, तो वो कोई सबके सामने उन्होंने रखा है। बातें तो खैर प्रधानमंत्री स्तर से भी हुई है ना, दिल्ली से भी हुई है, पीएमओ के स्तर से भी हुई है, लेकिन आज जो धरातल पे उनका जो कामकाज है वो साफ नजर आ रहा है कि लेट लतीफी है। मैं अगर आपको आंकड़ों की बात करूं तो मैं आंकड़ों पे आता हूं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की बड़बोली सांसद है कंगना रनौत जी, आज तक उनके 2024 से लेके टिल टुडे आज तक सिर्फ 16 काम ही उनके पूरे हुए हैं, और उन्होंने अपनी जो वर्क कंप्लीशन है उसका सिर्फ 5.1% जो हिस्सा है वो अब किया है, जिसके अंदर उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया है। तो ये तो हालात है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की। उसके बाद अगर हम जैसे हमीरपुर के संसदीय क्षेत्र की बात करें, मंडी के संसदीय क्षेत्र की बात करें, कांगड़ा की बात करें, तो वहां भी अगर आंकड़े अगर हम वहां भी स्टडी करें तो आज भी जो उनकी सांसद निधि है, तो मोटे तौर पे ये देखें करीब आधा ही वो अपनी सांसद निधि का खर्च कर पाए हैं। और देखने की बात है, ये जो सांसद निधि का पैसा है ये बेसिकली जनता का पैसा है, ये लोगों ने जो टैक्स दिया है वो पैसा जो है वो आता है। तो मैं ये समझता हूं कि धरातल पे बुनियादी तौर पे उसका फायदा जो है ये जनता को मिलना चाहिए। ये एंटाइटल होते हैं कि ये उपायुक्त के माध्यम से अपनी बैठकें करते हैं, विकास कार्यों को लेकर बैठकें करते हैं, वहां पे मान लीजिए इनके संसदीय क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो 17 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये कौन से विधानसभा क्षेत्र में किसके कहने पे
किसकी रिकमेंडेशन पे ये पैसा खर्च किया जाता है। तो ये देखने वाली बात है। और हमेशा ये भी मेरा भी ये आरोप है कि ये अपने कार्यकर्ताओं को पैसा देते हैं या अपने इनके जो पदाधिकारी हैं उनको पैसा देते हैं, जबकि ये पैसा जो है, इनको जो पैसा मिलता है सांसद निधि का, एमपीलैड का पैसा, ये विकास के कार्यों के लिए मिलता है। और बहुत सी ऐसी जगह हैं, ये डिपार्टमेंट्स को भी ये पैसा दे सकते हैं, अलग अलग विभागों को ये पैसा दे सकते हैं, लेकिन उससे भी जो बदतर स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है सांसदों को लेके, पर्टिकुलरली मैं ये कहता हूं कि हिमाचल के हितों की आवाज उठाने में ये लोग जो हैं वो फिसड्डी साबित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी बहुत से हमारी जो पैसे हैं। आपने पूरी बात सुनी होगी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक आरोप इन्होंने भी लगाया कि अपने कार्यकर्ताओं को पैसे देते हैं। मुझे लगता है आदरणीय सांख्यान जी की जो बात है कि केवल कार्यकर्ताओं को, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्रावधान है। तो मुझे बता दें कि कार्यकर्ताओं को पैसे किस प्रकार दिए जा सकते हैं। जी। जो भी सांसद हैं केवल संस्थाओं को पैसा दे सकते हैं, ग्राम पंचायतों को पैसा जाता है, डीसी के माध्यम से पैसा, इंडिविजुअल तो दे ही नहीं सकते पैसा। तो ये तो गलत बात है। कुल मिला के मुझे लगता है कि जो सांसदों से जो धनराशि आती है वो प्रदेश सरकार के जो जिला उपायुक्त हैं उनके माध्यम से जनता में, पंचायतों में, अन्य संस्थाओं में वितरित की जाती है। मगर उसमें एक सबसे बड़ा जो मुख्य कारक है वो है जिलाधीश और जो पंचायतें या बीडीओ ब्लॉक्स हैं जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वो खर्च नहीं कर पाएंगे तो वो भी एक कारण हो सकता है कि सांसद अपनी पूरी निधि खर्च नहीं कर पाता है। उसमें सभी के तालमेल की आवश्यकता है और मेरा पूरा विश्वास क्या, ये 109% भी दिखा रहा है कभी कभी। माननीय अनुराग जी का आप देखिएगा तो सभी सांसद पूरी तन्मयता से लगे भी हैं और जब ग्राउंड पे जा रहे हैं, पिछली सरकारों में जो इतिहास रहा है वो ये भी रहा है कि दूसरे लोग ही बांट दिया करते थे जो जब कांग्रेस के सांसद यहाँ पे रहे। ठीक है, इसमें सुधार हुआ है और अभी तक मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो हमारे सांसद हैं वो जनता तक, नीचे तक जाकर के उस पैसे को देखते हैं भी और वॉच भी करते हैं। मगर प्रदेश सरकार की इसमें ज्यादा भूमिका है एग्जीक्यूट करने में। प्रदेश सरकार की ज्यादा भूमिका है। डॉक्टर निखिल से चलते हैं। डॉक्टर निखिल, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? हमारे सांसद जो हैं वो लेमेंट हैं, थोड़े सुस्त हैं, या फिर इसलिए नहीं हो रहा है कि जो आरोप लगते हैं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी की है? जी, संजीव शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। मेरे साथी पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इस मुद्दे को थोड़ा और अलग तरीके से देखना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर बात केवल और केवल सांसद निधि की नहीं है कि आपने कितनी निधि खर्च की, कितनी नहीं की, आप कितना सुस्त हैं, बल्कि ये भी है कि क्या धरातल पर लोगों को काम मिला या नहीं मिला। वो बहुत बड़ा एक मुद्दा सामने आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस की सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल को चला रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी मोनोपोली लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के अंदर आप देख रहे हैं। 100 की 100% जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन इन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक नूरा कुश्ती का अड्डा बना करके रख दिया है, वहां जहां पर ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगाती चली जा रही हैं और सेंट्रल पॉलिटिक्स को जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर लेकर के आया जाता है, जहां पर हिमाचल के मुद्दों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है और उसके ऊपर बात ही नहीं की जाती। यहाँ पर अगर हम सांसदों की भी बात करें तो मंडी से कंगना रनौत जी जो हैं उनकी भी ग्राउंड के ऊपर जो है बहुत बड़ी एब्सेंस दिखाई देती है। जब 2024-25 के अंदर प्राकृतिक आपदा ने कहर डाला और मंडी एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां पे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो देखा गया, वहां पर भी उनकी जो एब्सेंस थी वो साफ तौर पर दिखाई देती है। और संसद के अंदर भी जब वो मुद्दे उठाती हैं तो मुद्दे भी जो खास तौर पर हैं वो मोस्टली सेंट्रल पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही रहते हैं। वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को चमकाने में ही उनका जो ज्यादा ध्यान है वहां पे दिखाई देता है। किसानों की बात वो नहीं करती हैं, मंडी बाईपास प्रोजेक्ट के ऊपर बात वो नहीं करती हैं, आपदा राहत कोष की बात उसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं की, वो बिल्कुल शांत रही। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी हैं, वो 5 बार सांसद रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे बिलासपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट में 6,753 करोड़ का 63 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, उसमें केवल और केवल 82 हेक्टेयर ही आज तक जो जमीन है उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक ले पाई है। उसके ऊपर भी ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ढीला रहता है। आपदा राहत के मुद्दे पर भी वो जो है हिमाचल प्रदेश को एक विशेष दर्जा अभी तक नहीं दिला पाए, उसमें भी उनकी प्रॉब्लम जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। साथ ही साथ वो इस तरह के मुद्दे भी उठाते रहे जहां पर वो इल्जाम लगाते रहे कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कहते रहे कि सूटकेस का लेन देन होता है, सूटकेस से पैसे लिए दिए जाते हैं।
जबकि उनके पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी जैसे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो उन्होंने आज तक इसके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, या क्यों इस तरह से लोगों को बस बेवकूफ बनाते रहे और बरगलाते रहे अपनी बातों से। ये एक बहुत बड़ा जो विषय है वो दिखाई देता है। साथ ही साथ इसी तरीके से आप अलग संसदीय क्षेत्रों में देखेंगे, वहां पर भी इसी तरीके का काम हुआ है। ज्यादातर जो आपको ये जितने भी सांसद दिखाई देंगे वो मौन दिखाई देंगे जब हिमाचल प्रदेश की बात आती है, हिमाचल प्रदेश के अपने मुद्दों की बात आती है, जहाँ पर सड़क की व्यवस्था है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था है, जहाँ पे आपदा राहत की व्यवस्था हो। तो इस तरह से अभी तक मुझे कोई काम जो है वो खास तौर पर नजर नहीं आया है। और सांसद निधि को खर्च करना या नहीं खर्च करना वो एक अलग ही विषय बन जाता है, क्योंकि उसमें यहाँ पर मंशा की बात भी होती है। केवल ये नहीं है कि आपने खर्च करना है या नहीं करना है, किस तरीके से करना है वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आपकी मंशा ही नहीं है काम करने की, आपकी मंशा केवल और केवल दिखावा करना है, अपने पोस्टर्स लगाना है, बैनर्स लगाना है, अपनी एडवर्टीजमेंट्स चलाना है, सोशल मीडिया पर अपनी एडवर्टीजमेंट्स चलाना है, अगर वही आपका मेन एम है, तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश की जनता को कभी काम मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की जनता को कभी काम नहीं मिलेगा। प्यार सिंह जी, बड़े आरोप जो है दोनों ओर से लग गए आपके ऊपर कि सांसदों की मंशा ही नहीं है काम करने की, और वजह यह है कि यहाँ दूसरी सरकार है और आप आरोपों प्रत्यारोपों में उलझे हुए हैं। कि मैंने पहले जैसे कहा शर्मा जी कि मुख्य भूमिका निश्चित तौर पर सांसद की भी है कि वो इस तरह से फंड्स को अवेलेबल करवाते हैं। निखिल जी ने भी ठीक कहा कि इसमें नूरा कुश्ती नहीं होनी चाहिए। प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेवारी, जो प्रदेश में जो व्यवस्था है, जो जिलाधीश हैं, जो ब्लॉक में कुछ चुनावों का भी कारण रहता है। एक बात और भी है, ये हम सभी को समझनी पड़ेगी, जो बार बार चुनाव होते हैं और जो आचार संहिता लगती है उस कारण भी विकास कार्य प्रभावित होते हैं। तो वो उस दिशा में भी केंद्र सरकार तो सभी प्रयास कर रही है, मगर मुख्य भूमिका मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर इसमें सबसे ज्यादा, अगर ठीक है सांसद ने फंड नहीं दिया वो अलग बात है, जारी नहीं किया वो अलग बात, मगर जारी किया हुआ है और वो अनस्पेंट रह रहा है, तो वो केवल और केवल उसमें प्रदेश सरकार का, जो प्रदेश जो सरकार है उसके जो अमला है, जो वहां पे अधिकारीगण है, उन्हीं की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है कि वो कितना काम करवाता। सांख्या जी, ये मसला जो है, एक मुझे याद आ रहा है कंगना रनौत ने भी कहा था कि मंडी का डीसी काम नहीं करता, जो मैं काम बोलती हूँ उसको सुनता नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जुड़ जरूर रहा है, क्योंकि देखिए जो सांसद निधि आनी तो जिला प्रशासन के माध्यम से ही है। तो क्या ये भी कहीं बैकएंड पे है मसला कि जानबूझ के लटका के रखो ताकि हम लोग इस तरह की बहसें करते रहे यहाँ पे? डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं आपको जो हमारे 4 संसदीय क्षेत्र हैं उनका आंकड़ा बताना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा अपने जो भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट हैं मैं उनको भी कहता हूं जरा पेन लेके नोट कर लें। अभी जो आपका मंडी जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर 10.60 है ना करोड़ रुपया जो है वो अनस्पेंट है, जिसकी अनुशंसा ही नहीं की गई है। ध्यान रखिए, आप आंकड़ों को ध्यान रखिए। हमीरपुर के अंदर 9.87 करोड़ रुपया अनस्पेंट है। करीब करीब 2.25 साल हुए केंद्र की सरकार को बने हुए। अब देख लीजिए, कांगड़ा के अंदर 8.64 करोड़ रुपया अनस्पेंट है। शिमला के अंदर 9.50 करोड़ रुपया अनस्पेंट है। 2.25 साल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए। ऐसा नहीं है कि बयानों में जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी कहीं प्रतिक्रिया नहीं आती, वो मीडिया में बोलते नहीं है, वो बहुत बड़बोले तरीके से बोलते हैं। अगर वहां पे मंदिर मस्जिद की बात करनी हो तो सबसे आगे रहते हैं। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को कोसना हो, सुक्खू जी को कोसना हो, खड़गे जी को कोसना हो, तो सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की रहती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप, ठीक है भैया, आप हैं, आपने कांग्रेस के नेताओं को कोसना है, आप कोसिए, उससे कोई हमें अर्ज नहीं है, वो आपकी राजनीतिक मंशा हो सकती है। लेकिन जो धरातल पे बुनियादी तौर पे जो जनता का पैसा है वो जमीन पे आना है, उसको आपने अनस्पेंड किया। मैंने आपको तथ्य दिए, आंकड़े दिए, और ये जो आंकड़े हैं ये मेरे अपने आंकड़े नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, वहां से आंकड़े, सांख्यिकी मंत्रालय से आंकड़े आए हैं। अब रहती है कि अगर डीसी मंडी उनकी नहीं सुनते हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, फिर आपका सांसद बनने का कोई औचित्य नहीं है। अगर एक ब्यूरोक्रेट आपकी बात नहीं सुनता है तो आपका उस पद पे रहने, आप बाकियों से क्या काम करवाएंगे? आप अगर फिर केंद्र सरकार में आपके कैबिनेट स्तर के, कैबिनेट रैंक के सेक्रेटरीज होते हैं, वहां पे आप अलग अलग कमेटियों के सदस्य होते हैं,
है ना, वहां पे कोई आपकी अलग फाइनेंशियल कमेटी होती है, कोई डिफरेंट कमेटीज होती हैं, सब कमेटीज होती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपका एक जिलाधीश नहीं सुनता है तो आप अपनी परफॉर्मेंस कहां लेके जा रहे हैं। और कंगना जी, आपकी तो प्रधानमंत्री जी सुनते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी आपकी सुनते हैं और डीसी मंडी नहीं आपकी सुनता है तो आपको पद पे रहने का कोई सरोकार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस पे। और बाकी मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है, बैठ के होती है जो डीसी के आगे बेबस। हाँ, वो सांसद भी क्या जिसका भी एक ब्यूरोक्रेट ना सुने। और मैं आपको बताऊं, डीसी मंडी के ऊपर और आपदा के समय वो अपूर्व देवगन एक ऐसे डीसी थे जो धरातल पे उतर के गए और आपके चैनल के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से उनकी फोटो भी आई थी कि अकेले डीसी कैसे कैसे हर जगह पे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो था वो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के था। और वहां पे कैसे वॉर फुटिंग लेवल पे उन्होंने काम किया है, ये आज पूरा हिमाचल प्रदेश। प्यार सिंह जी को ले लेते हैं। प्यार सिंह जी, संख्यान जी को बड़े आदर से मैं कहना चाहूंगा कि ठीक मंडी के जिलाधीश के बारे में हम ही नहीं करते। आदरणीय कंगना जी ने नहीं कहा है, आपके भी मंत्री ने कहा है कि सुनते नहीं है। तो अधिकारी काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे काम करते ही हैं, मगर सुनना अधिकारियों को चाहिए। और दूसरे, आपने कहा कि अनस्पेंट मुझे लगता है अनइश्यूड हो सकता है। अनस्पेंट अगर है तो वो राज्य सरकार के कारण, अगर खर्च नहीं हुआ है, जारी किया गया है, तो उसमें कारण राज्य सरकार हो सकता है। अनस्पेंट में नहीं, आपकी अनुशंसा उस पर नहीं हुई है। प्यार सिंह जी ध्यान रखिए, उसके अंदर एमपी की रिकमेंडेशन चाहिए। ये वो पैसा है जो मैंने आंकड़े दिए हैं, इसकी आपके सांसदों ने अनुशंसा ही नहीं की है। और ये पैसा जो है आज इनके जहां पे खाता है एमपी लैंड में, ये पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन अनुशंसा नहीं की गई है। ये पैसा किसको देना है। दूसरी बात पे मैं आता हूं, आप कहते हैं ना कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव है उनके नाम से इशू होता है। पैसा कैसे सैंक्शन होता है मैं बताता हूं। जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और उन्होंने अपनी समितियां बनाई हैं, उनके नाम से वो पैसा जाता है। आप देख लीजिए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, आपको मिल जाएंगे। कभी भी पैसा जो है पदाधिकारी के नाम से नहीं जाता, इतना हम भी जानते हैं। वो समितियों के नाम से जाता है। और जहां जहां आपके कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से परोक्ष रूप में किस तरह से पैसा देना है वो सबको पता है कि कैसे पैसा जाता है। कांग्रेस में कोई और घोषणाओं के मामले में तो आदरणीय संख्यान जी, मैं बता दूं कि फोन पे भी 10 करोड़ जारी कर देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वो कार्यकर्ताओं को ही करते हैं, वो अलग बात है। मगर विषय गंभीर है कि ठीक है, अगर ये राशि स्पेंड नहीं हुई, जारी नहीं की गई है, तो वो निश्चित तौर पर आदरणीय सांसद उसको करेंगे। और 9% है, कोई बात नहीं। पर आपके समय में, मैं कांग्रेस के समय का टाइम बता सकता हूं कि उसमें 70% खर्च ही नहीं किया है, तो वो अलग बात है। ठीक है, आज ये ठीक करने के लिए लेके आइए ना, आंकड़े लेके आइए। मैं बताता हूँ कहां पे खर्च नहीं किया है। मैं आपको प्रतिभा सिंह जी के आंकड़े दे दूंगा, वीरभद्र सिंह जी के आंकड़े दे दूंगा, एनसी प्राशर के समय के आंकड़े दे दूंगा कि कहां पे कितना पैसा खर्च हुआ है और उस समय आपको सांसद निधि क्या मिलती थी और कितना पैसा किया है। मैं पंडित सुखराम जी के भी आंकड़े आपको दे दूंगा, अब जब वहां पे कांग्रेस के जब वो मंत्री थे और उन्होंने क्या क्या हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, हिमाचल के हितों के लिए माननीय मुख्यमंत्री, अपने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कैसे लड़ते थे। वो ऐसा नहीं मनमोहन सिंह जी से भी लड़ते थे, वो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी लड़ते थे। पंडित सुखराम जी पीवी नरसिम्हा राव से लेके केंद्र के अंदर लड़ते रहे हैं, हिमाचल के हितों को लेके लड़ते रहे हैं। वो जाहिर है कि केंद्र सरकार, आपके सांसद तो बोलते ही नहीं है संसद के अंदर। एक अनुराग ठाकुर जी हैं जो, सुनिए, एक अनुराग ठाकुर हैं जो देखिए डॉक्टर साहब एक बात सुनिए, एक अनुराग ठाकुर है जिनका काम भारतीय जनता पार्टी ने ये रखा है कि आपने सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी और सुखू जी को कोसना है, ये काम उनको दिया गया है। कंगना जी का काम यह है कि आप हमेशा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे ताकि वो चर्चा का विषय बन जाए। उनको तो मैं कहता हूं राजनीति की ABCD भी पता नहीं है, वो तो सिर्फ एक ग्लैमर की भूमिका के अंदर बन के आई है MP। डॉक्टर निखिल, इस बात में आप कितना दम देखते हैं, कितना सहमत है इससे कि काम कुछ और है, दिया कुछ और गया है सांसदों को? देखिए, मैं तो संदीप जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि ठीक है, सांसद निधि जो है वो खर्च नहीं हुई है। जो उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं वो बिल्कुल सही आंकड़े हैं, मैंने भी वो आंकड़े निकाले थे।
आंकड़े उनके बिल्कुल सही हैं। प्यार सिंह जी से भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सांसदों का जो ध्यान है ना वो काम की तरफ है ही नहीं। संजीव जी, यहाँ पर जो ध्यान है वो हिमाचल प्रदेश को आज तक काम क्यों नहीं मिला? क्या ऐसी समस्या रही कि हिमाचल प्रदेश आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है? सड़क आपको पूरी पक्की नहीं मिल रही है, 24 घंटे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस की सप्लाई है। ये किस तरह के हम जगह जो आज शहरों में रह रहे हैं। हम हर वक्त ये बात करते हैं कि 300 स्मार्ट सिटीज बनेंगी। 300 को तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है एक भी स्मार्ट सिटी हमें आज तक जो है वो ना मिली है, ना आगे भी मिलेगी। 2047 में आप बात करते हैं कि भारत जो है वो एक ऐसी जगह बन जाएगी जो विश्व गुरु बन जाएगा। 2047 को भी आप भूल जाइए, मैं कहता हूं 2147 भी हो जाएगा तब भी भारत जो है वो विश्व गुरु नहीं बनने वाला। आप अपनी बुनियादी समस्याओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी बुनियादी चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। सांसद जो है ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके अधिकारी जो है उनकी बात नहीं सुनते हैं। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह की बातें देखी गई जब उन्होंने ये कहा कि जो अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं सुनते, मुख्यमंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनते। इस तरह की बातें हमने दोनों ही तरफ से सुनी। अभी जो दोनों तरफ की बातें जब हम सुनते हैं तो ये साफ तौर पर ये दिखाती है कि जनता के लिए काम करने का किसी की मंशा जो है वो है नहीं। एक दूसरे के खिलाफ बस आरोप प्रत्यारोप लगाना है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना है, एक दूसरे के जो बड़े इनके पदाधिकारी हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाने हैं और जनता को बस इधर उधर की बातों में लगाए रखना है। साथ ही साथ एक बात मैंने शुरू में ही कही थी और वो ये कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दों को उठा करके हिमाचल प्रदेश के अंदर लाया जाता है और हिमाचल के मुद्दों को दरकिनार किया जाता है। वो बात जो है वो इन दोनों की बातों से भी आज यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जब इनके जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं वो हमेशा यही काम करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मुद्दे चल रहे हैं, या आपने देश बचाने की बात करनी हो, या आपने हिंदू बचाने की बात करनी हो, या आपने झंडा बचाने की बात करनी हो, जब कोई यात्रा निकालनी हो, जब आपने कोई रैली निकालनी हो तो आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको बहुत आराम से खर्च करते हैं। जनता के सामने दिखावे करने हो, जब बड़े बड़े भाषण देने हो तब आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको बहुत आराम से खर्च करते हैं, तब आपको किसी से परमिशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब काम की बात आ जाए, जब जनता के काम की बात आ जाती है, जब धरातल पर उसका इस्तेमाल करना हो, तब आपके पास इस तरह के बहाने हैं। तो क्या जनता जो है वो केवल बहाने देखेगी? सवाल यहाँ पर ये है। और साथ ही साथ ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखिए, आज युवा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल प्रदेश के अंदर 30% तक पहुंच चुका है, जो कि सेंट्रल के जो रेट है सेंट्रल रेट से 2 गुना है, ऑलमोस्ट 2 गुना है। मैं सिर्फ युवा अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट इससे भी ज्यादा है। ड्रग्स की अगर आप बात करें, ड्रग्स जिस तरह से फैला है, 27% ड्रग्स रेट आज ऐसा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, यानी 27% कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी प्रकार का ड्रग्स ले रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसमें हार्ड विषय ड्रग्स भी बदल है। जाएगा डॉक्टर साहब, विषय बदल जाएगा। मैं इसको विषय पे लाता हूँ। प्यार सिंह जी, डॉक्टर निखिल ने कहा कि बहाने बनाने हो तो सांसदों के पास बड़े पैसे हैं, रैलियों में 1-1 करोड़ की रैली हो जाती है, लेकिन जो 5 करोड़ एक साल के लिए मिलते हैं वो सही ढंग से खर्च नहीं होते। मसला फिर वहीं आ रहा है और ये इसका एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि डीसी नहीं सुनते। नहीं, उसमें मुझे लगता है शर्मा जी कि बहुत कारक है, वो हम सभी जानते हैं कि कई बारी जारी हो जाता है, भूमि ट्रांसफर नहीं होती है, या फिर कोई और उसमें जो फॉर्मेलिटीज है तकनीकी जो उसकी एस्टिमेट बनते हैं उसमें देरी हो जाती है, बहुत कारण। और उसके लिए सभी की जो जिनको पैसा मिला है उस संस्था की भी जिम्मेवारी बनती है, और जिन्होंने दिया निश्चित तौर पर सांसद तो हर तीसरे महीने दिशा की बैठकें करते हैं या महीने की भी करते हैं। पूछने वाला था कि दिशा की बैठकों में क्या करते हैं, फिर आते तो हैं वो इसीलिए करते हैं कि जो पैसा जारी किया है, जो दिया है भाई, उसको खर्च किया कि नहीं किया, और भी जो भी सुझाव आते हैं उस पर काम करते हैं। मगर अधिकारी अगर उस पर अच्छे से, मुख्य कार्य में कार्यपालिका का बहुत भूमिका है, कार्यपालिका को तय करें कि इस सरकार में, मैं फिर से इनको चेता देना चाहता हूं, कहना आसान है संज्ञान जी, मगर ये इसी में नहीं, आप और भी भूमिकाएं देखेंगे, और भी डिपार्टमेंट्स में आप हाल देख लीजिए, पंचायती राज में देख लीजिए कि योजनाओं की हालत बहुत खराब है। आधी से ज्यादा 2022 में जो स्थिति थी कि केवल 50 से ज्यादा, मैं एक ब्लॉक शिमला की बात करना चाहूंगा कि 10 से 12 कुल योजना शेष थी जो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, आज 250 से ऊपर संख्या जा चुकी है। तो उसमें पूरी तरह से निष्क्रियता जो प्रशासनिक स्तर पर है वो दिखाई दे रही। तो आप इसी को जोड़ के ना देखें, अगर प्रदेश में विकास प्रभावी दिखती बात है, इन्होंने ठीक कहा निखिल जी की जो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी जब काम ही नहीं होंगे, पेमेंट्स नहीं होगी, तो हतोत्साहित तो होना स्वाभाविक है।
और अगर इसमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है तो जो प्रशासनिक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अगर इस फंड्स को अच्छे से प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पे हर चीज में तेजी आएगी। संख्या जी। जी, मैं आपसे करवत विनती करता हूं, आप एक काम करिए, हम सांसदों को भी उसको जो है बाहर रहने दे दीजिए। प्यार सिंह जी, आप हमारा जो हिमाचल प्रदेश सरकार का पैसा है वो लेके आ जाइए, हिमाचल प्रदेश का जो पैसा है उसको दिला दीजिए, हम सारे काम खुद ही करवा लेंगे। इतनी क्षमता ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के अंदर है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के सरकार में है। और जिन विषयों के ऊपर बात कर रहे हैं वो आज का विषय नहीं है, आज का विषय सिर्फ सांसद निधि का विषय है। आपको बता देता हूं, अभी तक 2.25 साल करीब आपकी केंद्र सरकार को हुए हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र में करीब 16 काम पूरे ही हो पाए हैं। आप कहते हैं कि निष्क्रियता है केंद्र प्रदेश की सरकार की, मैं ये कहता हूं कि आप इन चीजों को दरकिनार नहीं कर सकते। जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों को स्वीकार कीजिए। और जहां तक मैं सांसदों की बात करना चाहता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर साहब, आप भी ध्यान से सुनिए। और निखिल जी, आप तो एक ऐसी जगह बैठे हैं जो बहुत ज्यादा विकसित है और वहां का विजन जो है और वहां की इंप्लीमेंटेशन विजन जो है और प्लानिंग जो है वो आप साकार बड़े अच्छे ढंग से देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे केंद्रीय संस्थान बना एम्स, और एम्स को बनवाया गया, यहाँ पे माननीय वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने जगह दी। और जहां तक जगह की बात आप कर रहे हैं, 609 बीघा जगह थी, प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट्स के हमने इमीडिएट ट्रांसफर करी थी। उसके बाद FCA फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, उसके सारी के सारी फाइल हमने दिल्ली से खुद क्लियर कराई थी। लेकिन होता क्या है, 2017 के अंदर जब हमारे विधानसभा चुनाव होने हैं तो 3 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, बिलासपुर के अंदर एक बड़ी जनसभा करके जाते हैं, और 7 अक्टूबर को यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, क्योंकि उन्होंने एम्स का क्रेडिट लेना चाहते थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो भी ले लीजिए। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं, जहां पे एम्स बना है, केंद्रीय संस्थान है, ले वहां पे जीत किसकी होती है? कांग्रेस के ठाकुर रामलाल जी की। अच्छा, उसको भी आप छोड़ दीजिए। अब मैं आता हूं, आज एम की दशा ये बना दी है, आपके यहां से केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो राज्यसभा से सांसद हैं, और आपके लोकसभा के सांसद अनुराग जी हैं, 5 बार के सांसद हैं। आज जो है, आज एम्स के पास इक्विपमेंट खरीदने को पैसे नहीं है। मैं परसों एम्स किया था तो वहां पे पता लगा कि इक्विपमेंट्स खरीदने को पैसे नहीं है, और जबकि केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश से है और यहीं से हैं, जिला से हैं, और उनके 2 किलोमीटर के बाद उनका अपना विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है जहां से वो चुनाव जीते थे, और स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश में भी बने थे। और उसके अंदर अभी तक पैसे नहीं है एम्स के अंदर। जो उनका बजट आता है, उस बजट के जो बजट आता है उसके अलावा बहुत सी चीजें यहाँ पे हो सकती थी। आज वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, क्या है आपका, कार्डियो में, न्यूरो सर्जरी में बहुत से इक्विपमेंट खरीदने को हैं। लेकिन हमारे अनुराग ठाकुर जी, अगर तो चिटों पे नौकरियां दिलवानी हो तब तो सबसे पहले अनुराग ठाकुर जी का चिट चला जाता है, नड्डा जी के मंत्रालय से चिट चला जाता है। लेकिन मैं कहता हूं, आप सांसद हैं, 2 हैं, और केंद्रीय मंत्री भी हैं। एक पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, राज्य वित्त मंत्री रह चुके हैं, और दूसरे स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो मेरे भैया ये तो सुन लीजिए, कम से कम इस एम्स को तो बख्श दें। बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्टों को और सांसद निधि का तो कच्चा चिट्ठा मैंने खोल ही दिया आपके सामने। लेकिन वहां पे सितंबर में कहते हैं कि सितंबर में फंड आएंगे, और मैं ये कहता हूं कि यार ये तो दे दीजिए। ये राष्ट्रीय नेशनल प्राइड का संस्थान है, और इसके ऊपर पंजाब से भी लोग आते हैं, हिमाचल प्रदेश के भी लोग आते हैं। ये किसका काम है? या प्रदेश सरकार का काम है, या माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, या यहाँ के मंत्रियों का काम है? तो सांसदों की अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये तो बुनियादी स्तर पे सांसदों का हाल है। इस चीज को देख लीजिए, जो केंद्रीय संस्थान है वो भी नहीं चल पा रहे हैं इनसे। चलिए, जो आप सीधे तौर पे कहना चाह रहे थे वो आम आदमी की भाषा में ये होता है कि अगर वहां कोई बड़ी मशीन चाहिए तो सांसद निधि से भी उसका पैसा जा सकता है, ऐसी कोई रोक नहीं है, वो दे सकते हैं। चाहे बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? 2 सांसद बैठे हैं और एक पूर्व में मंत्री और वर्तमान मंत्री। मैं प्यार सिंह जी के पास आता हूँ। प्यार सिंह जी, आप तो जवाब दीजिए। साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हम बात तो कर रहे हैं सांसदों की, लेकिन शायद यहाँ प्रदेश में विधायक निधि भी कई साल से नहीं मिली है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ कि विधायक निधि नहीं मिल रही है। संख्या जी, प्यार सिंह जी वो कह नहीं पाएंगे। आदरणीय संख्यान जी का मैं तो कह रहा था, पर मेरे को संजीव जी ने रोक दिया। बिलासपुर से है और बात करेंगे। जीत हार मायने नहीं रखती जी। अगर रामलाल जी जीते, आदमी जनता ने उनको मत दिया है, मगर एम्स जैसा संस्थान प्रदेश में बनना बहुत गर्व की बात है। आदरणीय नड्डा जी ने बहुत बड़ा काम किया है।
नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये मनमोहन सिंह की नीति थी, याद रखिए आप इस चीज को। एक आपका आईआईटी, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और एक आपका एम्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये 5 संस्थान जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हर राज्य में खोलने की नीति थी। ये नीतिगत फैसला था सरकार का, केंद्र सरकार का फैसला था। हाँ, ये सरकार बदल जाती है वो अलग बात है। आप इस चीज को जो है, इस चीज को आप करेक्ट कर ले लिए और पीछे इतिहास में इसके आंकड़े उठा लीजिए। आप इस चीज से मत जोड़े। ये नीति जो थी, ये नीति जो थी, ये मनमोहन सिंह की नीति थी। नहीं, मैं नहीं चाहता कि डिबेट में हम उनको जो ओवरपावर करें, उनको सुन तो लेते हैं। संख्यान जी, नीतिगत फैसले 70 वर्षों से हो रहे थे, 7 ही एम्स थे, केवल 23 बन गए आज। वो करना पड़ता है। 70 वर्षों तक चंदा चोरी नहीं हुई। सर, मैं एक काम कह रहा हूँ, बना भी नहीं था। फिर चंदा जब बना तभी आया। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि वहां पे सुविधाएं नहीं है। अब आदरणीय नड्डा जी पूरी 2 महीने पहले अभी एक चीज गिनवा के गए हैं। हजारों करोड़ रुपए आप स्पेंड नहीं कर पाए, अनस्पेंड है 15 का। वो पूरी नाकामी प्रदेश सरकार की। अगर वो पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदेश सरकार को, एग्जीक्यूटिव एजेंसी में पहले से लेके कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पैसा बहुत है मगर आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान और चीजों पर है। जी, पैसा बहुत है। निश्चित तौर पर सांसदों की जहां कमी होगी उसको ठीक करेंगे। ये चर्चा का जो मुख्य विषय है, हमको उसी पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई। मैं निखिल जी के पास चलूंगा क्योंकि हमारी चर्चा का समय भी जो है वो तय होता है कि आधा पौना घंटे से ज्यादा नहीं हम दे पाते इसको। निखिल जी, 5 बारी के सांसद अनुराग ठाकुर जी, और अनस्पेंट मनी देखे तो बहुत ज्यादा है। कंगना रनौत नई आई है, अनस्पेंट मनी उनकी दूसरे नंबर पे है। लेकिन राजीव भारद्वाज कांगड़ा वाले, जिला भी बहुत बड़ा, मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों के मुकाबले अगर देखें तो उनका संसदीय क्षेत्र कसचोसी बाई ठीक है कि 15 विधानसभा 17 विधानसभा आती है, लेकिन उस लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा। लेकिन उन्होंने काम किया है, वो राष्ट्रीय औसत के आसपास ठहरते हैं। हालांकि तो सारे फीसदी है, 32.9% से ऊपर का राष्ट्रीय औसत भी नहीं है खर्च करने में। ये भी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे सांसद करते क्या हैं, लेकिन फिर भी उसके आसपास पहुंच रहे हैं। उनके जो है अब तक जो उन्होंने काम दिए हैं वो मैं अगर आप देखूं तो उनके काम सबसे ज्यादा हुए हैं, 184 के आसपास काम हुए हैं और 716 के आसपास काम उनके चल रहे हैं। तो ये कहीं ऐसा भी है कि जो नया उसका जोश है वो बोल रहे हैं और बाकियों को लगता है कि ऐसे ही चलता चलने दो, तो कहीं ये लापरवाही भी है कहीं? नहीं, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि कौन सा क्षेत्र आपके पास है वो भी आ जाता है, किसके पास ज्यादा मुश्किल क्षेत्र है वो भी इसमें चीजें आ जाती हैं। कई इसमें चीजें जो है वो अपना योगदान देती हैं। लेकिन आपने कांगड़ा में बात की, डॉक्टर राजीव भारद्वाज की बात की, उन्होंने ठीक है काम उन्होंने भी किया, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं नेशनल औसत तो हमारी वैसे ही बहुत कम है। तो ये तो बस वही है कि खाना पूर्ति टाइप ही मुझे लगती है, क्योंकि अगर आपने काम करना भी है तो किस तरह के आप काम कर रहे हैं। अभी गग्गल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, अभी भी वो काम रुका ही हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें, जो मेन चीजें हैं वो तो अभी भी रुकी हुई है। पठानकोट मंडी 4 लेन की हो, रेल लाइन मॉडर्नाइजेशन की हो, वो काम तो भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। तो उसमें कुछ खास मुझे उसमें दिखाई नहीं देता है फर्क। और जहां तक आपने कंगना जी की भी बात की, कंगना जी तो देखिए सेलिब्रिटी हैं, वो नेता कम है, सेलिब्रिटी ज्यादा है। उनका वही गेस्ट अपीयरेंस होती है, आए गेस्ट अपीयरेंस दिए और चले गए, इधर उधर के भाषण दिए, जो भाषण उनसे कह दिया जाता है, जो स्क्रिप्ट उनको दे दी जाती है वही स्क्रिप्ट वो आकर के पढ़ के चली जाती हैं। उनको स्क्रिप्ट एक तो पहले अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए मेरे हिसाब से। उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बहुत परेशानी है, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। फिर वो जब सभाएं करती हैं, जब लोगों से जी जो सभाएं वो करती हैं, आप उनकी सभाएं देखिए, उसमें वो इस तरह के भाषण देती हैं कि मेरे अपने रेस्टोरेंट में 50 रुपए की कमाई हुई है। 50 रुपए के उनके पूरे रेस्टोरेंट में कोई चीज ही नहीं है। साथ ही साथ वो बात करती हैं कि ये मेरा काम नहीं है, नाले की समस्याएं आप मुझे मत बताइए, सड़क की समस्याएं आप मुझे मत बताइए, आप जाइए प्रशासन को कहिए। तो भाई आपको सांसद किस लिए बनाया गया है? क्या आपको सांसद सिर्फ देखने के लिए बनाया गया है, या आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए बनाया गया है, या आपसे तस्वीरें खिंचवाने के लिए बनाया गया है? लोगों ने गलती कर दी है और वो गलती अपनी देख भी रहे हैं। हम भी धरातल पर मौजूद हैं, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी पूरी मेहनत से लगी हुई है, लोगों से मिलती है, इसी तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है। साथ ही साथ प्यार सिंह जी ने जिस तरह से बात की कि लैंड ट्रांसफर जैसी चीजें जो है, ये जो सब जो चीजें हैं प्रशासन के साथ फंस जाती हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये चीजें जो है फंस करके रह जाती हैं। भाई जो प्रशासन है वो प्यार सिंह जी वो किसी का नहीं है। प्रशासन ना ही कांग्रेस का है, ना ही प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है। अगली बार आपकी मान लीजिए सरकार आ गई तो प्रशासन, वही प्रशासन आपके लिए भी काम करेगा। उस समय पर आप कहेंगे कि प्रशासन सब ठीक हो गया,
तो जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है। जहां जहां पर इनकी सरकार नहीं है, बस वहीं पर इनको समस्याएं दिखाई देती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, और ये हमारे देश का भी दुर्भाग्य है और हमारे प्रदेश का भी दुर्भाग्य है कि हमारी जो राजनीति है, जिस प्रकार की हम राजनीति देखते हैं, उसमें केवल और केवल क्रेडिट खाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए जगह जगह बस अपने पोस्टर लगाने हैं, जहां पर शिलान्यास है वहां पर जाना है, कहीं रिबन काटने चले जाना है, इस तरह की चीजें हम देखते हैं। और जिस तरह से संजीव जी आपने कहा, मैं जरूर इंग्लैंड में हूं और इंग्लैंड में रह करके बहुत सारी चीजें देखता हूं, तो कई बार मुझे बहुत दुख भी होता है कि यहाँ की राजनीति के अंदर काम की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा है। किसी भी पार्टी को ये नहीं लगी है कि ये क्रेडिट मुझे खाना है, किसी पार्टी को ये लेना देना नहीं है, किसी नेता को ये लेना देना नहीं है। लोग अकाउंटेबिलिटी महसूस करते हैं, लोग जो है सीधा सवाल करते हैं नेताओं से, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है, उनके मुंह पर सवाल किए जाते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है, उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की ओर से एक अपील करना चाहूंगा कि इनकी साल में कम से कम 2 बार ऑडिट की जाए। सभी नेताओं की, जितने भी नेता हैं, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो एमपीज हैं, उन सब की ऑडिट हो। उनको जो फंड दिया जाता है उसको वो जनता को बताएं कि उन्होंने कितना फंड एलोकेट किया, किस किस काम के ऊपर किया, कौन से काम को प्राथमिकता दी, और साथ ही साथ एक टाइमलाइन क्लियर वो बताएं कि कितने समय तक वो काम हो जाएगा। उसका एक रोड मैप जनता को साफ तौर पर दिखाएं। इस तरीके से अगर इल्जाम लगाए जाएंगे, प्रशासन के ऊपर डाला जाएगा। जी, अच्छा सुझाव डॉक्टर साहब ने दिया, डॉक्टर निखिल आपने अच्छा सुझाव दिया। चलते चलते मैं फिर से उस मुद्दे को छेड़ना चाहूंगा, हालांकि मेरे से 1-2 मिनट ही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो विधायकों की निधि वाला, मुझे हालांकि मालूम है कि मामला किधर को जाएगा, लेकिन उसमें प्यार सिंह जी अगर कुछ बोलेंगे तो सुन लीजिएगा। सांख्यान जी, विधायकों की निधि भी जारी नहीं हुई यहाँ। जी, ये प्यार सिंह जी की जवाब देंगे, मैं जवाब दूं? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं मैं, लेकिन बीच में कुछ बोलेंगे देखिए, विधायकों की निधि की जहां तक बात है, विधायक निधि की जो बात है, हम ऑलरेडी जो है प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि विधायकों की निधि जो है वो समय समय पे जारी की जाती है और इंस्टॉलमेंट में जारी की जाती है। और जैसे ही हमारे पास वित्तीय व्यवस्था बनेगी उस हिसाब से, क्योंकि सब आप भी जानते हैं डॉक्टर साहब, और जो इंग्लैंड में बैठे हैं हमारे भाई साहब वो भी जानते हैं, और प्यार सिंह भी जानते हैं कि किस तरह से हमारे को फाइनेंशियली केंद्र सरकार ने टाइट कर रखा है। ऐसा नहीं है हमारे विधायकों की निधि जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की रुकी है, वो हमारे कांग्रेस के लोगों की भी रुकी है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी भूमिका है। तो वो जो चीजें हैं, वो जो फाइनेंशियल क्रंच केंद्र सरकार की वजह से आज हिमाचल प्रदेश के अंदर आया है, जो आरजीडी में बार बार आपके आरजीडी का जिक्र आता है, लेकिन आरजीडी का विषय नहीं है आज की चर्चा। लेकिन जो आरजीडी हमारी रोकी गई है, हमारा जीएसटी का पैसा रोका गया है, हमारा टोल का पैसा रोका गया है, हमारा कर्मचारियों का पैसा रोका गया है, तो उस वजह से वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विधायक निधि के ऊपर फर्क पड़ता है। का मुंह नहीं खोलती और सांसद आपके अपना बटुआ नहीं खोलते। नहीं, आप एक चीज पूछिए, आपदा के समय माननीय प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपए देने की बात करके गए, वो 1500 करोड़ आज भी नहीं आया है। बोल रहे हैं हम अपनी ट्रेजरी को कम नहीं करेंगे, हम अपनी ट्रेजरी को खोल देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि यार कम से कम हमारा हक तो दीजिए। सांसदों को मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए प्यार सिंह जी, अपने सांसदों को ये बोल दीजिए आप अपनी सांसद निधि खर्चे ना खर्चे, लेकिन हमारा पैसा जरूर दिलवा दीजिए। हिमाचल के हितों की लड़ाई जरूर लड़ लीजिए। प्यार सिंह जी को सुन लेते हैं। भाई सांख्यान जी, ये पैसा प्रदेश की जनता का उस विधायक क्षेत्र में जो विधायक ने जो जारी करना था, जो माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े जोर शोर से विधानसभा में कहा कि मैं जारी कर रहा हूँ जी, आप इसी महीने मिल जाएगा, वो पैसा आप जारी नहीं करते हो। नहीं, हम मुकर नहीं रहे हैं ना, हम कहाँ मुकर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कहाँ मुकर रहे हैं? भैया आप अपनी केंद्र की ट्रेजरी खोल दीजिए ना। हमारा जो पैसा हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कहते हैं कि हिमाचल का पैसा हिमाचल के लोगों को दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी उस पैसे को धरातल पे लाएंगे, उसको छुपाएंगे नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, आप हमारा पैसा दे दीजिए। हम आपसे कोई अनुदान नहीं मांग रहे, कोई अनुशंसा नहीं मांग रहे, कोई वहां से भीख नहीं मांग रहे। हम बोल रहे हैं कि आप हमारा पैसा लगा दीजिए, हम उस पैसे को धरातल पे लगाएंगे। नहीं, हजारों करोड़ रुपए सांख्यान जी आ रहा है, लाखों करोड़ रुपए का आप लोन दे चुके हैं, मगर फिर भी आपके पास भैया बात आप लोन की बात करते हैं, आप लोन की बात करते हैं। लोन तो जयराम जी से पूछिए कितना दिया उन्होंने, है ना। कम से कम 1800 संस्थान खोल दिए बिना फाइनेंशियल सैंक्शन के, बिना फाइनेंशियल प्रावधान के आपने 1800 संस्थान खोल दिए, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। यही ओनर होते हैं,
कि केंद्र अरे 4 वर्ष नहीं हो गए तो आप 4 वर्षों से एक भी पैसा नहीं लेके आए, आपके सांसद नहीं लेके आए, आपके प्रधानमंत्री जी अनाउंसमेंट करके झूठ बोल के गए, उन्होंने नहीं दिया पैसा। हमारे प्रधानमंत्री जी जारी करेंगे विधायक निधि क्या? हमारे विधायक निधि नहीं करेंगे, लेकिन प्रदेश का पैसा तो दीजिए। ये सुक्खू जी ने कोई अपनी जेब में थोड़ा रखा है विधायक निधि का पैसा, सुक्खू जी ने कोई जेब में रखा है? अगर उनकी तिजोरी में पैसा होगा तो पैसा बंटेगा, आप लोगों में बंटेगा, विकास का मसला यहाँ जाएगा, इसलिए मैंने इसको चलते चलते छेड़ा था। लेकिन ले देके हमारी इस बहस का जो मकसद था वो यही था कि चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे सांसद हैं, उनको जो निधि मिलती है वो इसलिए मिलती है कि लोगों के छोटे छोटे काम, मुझे पता है सांसद निधि के 5 करोड़ जो है वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है 10-20 लाख की कहीं को मशीन आनी है, कहीं को एम्बुलेंस लगनी है, वहां दी जा सकती है। लेकिन अगर वो भी नहीं दी जा रही तो कहीं ना कहीं कोई कमी है तो उसको जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक वो सामने नहीं आएगी। तो हमारा मकसद यही था। एक अच्छा सुझाव डॉक्टर निखिल की ओर से आया कि साल दर साल जो है पब्लिक ऑडिट होना चाहिए। हमारी समस्या शायद यही है कि पब्लिक ऑडिट है नहीं और पब्लिक बोलती नहीं है। तो संदीप जी एक कर लीजिए आप एक बारी, फिर मैं इसको क्लोज करता हूं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर निखिल की बात को एडमायर करता हूं। जो अकाउंटेबिलिटी की बात इन्होंने की है, चाहे वो आपकी जुडिशियल लेवल पे हो, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी लेवल पे हो, चाहे आपकी कार्यपालिका हो, चाहे आपकी न्यायपालिका हो, चाहे आपकी विधायिका हो, तो इस बात के पक्षधर मैं भी हूं। पत्रकारिता, हाँ, चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी में, तो चाहे वो है, तो मैं ये कहता हूं जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी के साथ क्रेडिबिलिटी भी होती है। ये इस बात को मैं आपके माध्यम से निखिल जी आपकी बात को एडमायर करता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप इस बहस में जुड़े। निखिल जी आपने समय निकाला व्यस्तम शेड्यूल में से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार सिंह जी थैंक यू वेरी मच। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आप लोगों ने तमाम ये बहस हमारी सुनी और मकसद यही था कि किस तरह से जो है लोगों का पैसा लोगों के लिए लगाया जा सके। आप इस पूरी बहस पर क्या सोचते हैं, किसके कमेंट से आप सहमत हैं, किसकी टिप्पणी से आप सहमत नहीं है, ये भी जरूर लिखिएगा। एक नया सवाल लेकर फिर से पूछता है पहाड़ में हाजिर होंगे। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।